नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है, परीक्षा कांस्टेबल की चल रही है और आज है 30 दिसंबर 30 दिसंबर है और आज भी जो है 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम होना है 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम होना है। तो इन तीनों शिफ्टों के लिए आज हम लेकर आए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये पिछले पूछे गए शिफ्टों में क्वेश्चनों से रिलेटेड हैं। उन्हीं टॉपिक से लिए गए हैं कि ये क्वेश्चन जो हैं आगे के शिफ्ट में सीधे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलें और आप लोगों को जो सीधे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिला सकें, इसलिए क्लास बनाई गई है। यह क्लास जो है आप सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। आज भी जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और जिनका आगे के शिफ्टों में एग्ज़ाम है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है? ये क्लास आप लोग अंत तक ज़रूर देखो, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में जो है 5 6 नंबर मिल सकते हैं। कितने मिल सकते हैं? 5 से 6 नंबर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को जो है अंत तक ज़रूर देखो। ठीक है? क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है? वहाँ पर जो है आपको क्लास की नोट्स और पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि एनपीपी 2000 के अनुसार कुल प्रजनन दर टीएफआर का लक्ष्य क्या था? अकॉर्डिंग टू एनपीपी 2000, व्हाट वाज द टारगेट टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि टीएफआर? 3, 2.5 या फिर 2.1 या 1.8? तो एनपीपी 2000 के अनुसार जो है कुल प्रजनन दर यानी टीएफआर जो था वो कितना था? 2.1 था। कितना था? 2.1 था। इसका डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं और फाइंड भी देख लेते हैं। इससे जो क्वेश्चन ज़्यादा आपको समझ में आए, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन बन सके क्वेश्चन से। एनपीपी जो है, एनपीपी 2000 भारत की जनसंख्या की क्या है? नीति है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनपीपी कब लागू हुआ, तो आपको बताना है 2000 में लागू हुआ, 2000 में लागू हुआ। ठीक है? और पूछे 2.1 क्या होता है, तो 2.1 को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन कहा जाता है। ठीक है? और इससे जो है मृत और स्वास्थ्य पर सुधार का जोर दिया गया है। ठीक है? इससे क्या है? मृत्यु दर और स्वास्थ्य दर पर सुधार किया गया है, सुधार करने पर जोर दिया गया है। ठीक है? और परिवार नियोजन को इससे बढ़ावा मिला है। क्या मिला है? परिवार नियोजन को इससे बढ़ावा मिला है। और महिला शिक्षा को अहम माना जाता है। क्या माना जाता है? महिला शिक्षा को इससे अहम माना जाता है। और दीर्घकालिक लक्ष्य क्या रखा गया है? 2045 रखा गया है। ठीक है? इससे क्वेश्चन जो कल के शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है? एनपीपी दो का लक्ष्य क्या था? 2045। ठीक है? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है? आगे शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है? तो आप लोग सारे क्वेश्चन देख लीजिए, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? एनएपी 2020 में स्कूली शिक्षा की नई संरचना क्या है? व्हाट इज द न्यू स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर अंडर एनईपी 2020? तो ये कितनी है? 10+2, 8+4, 5+3+3+4 या 6+3+3? ये जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा की नई संरचना जो है वो 5+3+3+4 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एनईपी कब लागू हुआ? तो एनईपी जो है 2020 में लागू हुआ था, जुलाई 2020 में लागू किया गया था। और यह 1986 की नीति का स्थान लेता है। किसका लेता है? 1986 की नीति का स्थान लेता है। ठीक है? इसमें फाउंडेशन स्टेज कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। फाउंडेशन स्टेज 5 वर्ष का है। और प्रिपरेटरी स्टेज क्या है? 3 वर्ष का है। और मिडिल स्टेज कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। और सेकेंडरी स्टेज वर्ष कितना वर्ष का है? 4 वर्ष का। सेकेंडरी स्कूल मतलब ग्रेजुएशन के लिए जो 4 वर्ष का है। और प्रारंभिक शिक्षा पर क्या है? विशेष ध्यान दिया गया है। और मातृभाषा में पढ़ाई को बढ़ावा मिला है।
कौशल विकास पर जोर दिया गया है और ग्राम विकास पर लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? विच वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है? नीलगिरी, सुंदरबन और नंदा देवी या फिर मन्नार की खाड़ी? भारत का सबसे पहला जैव मंडल आंतरिक क्षेत्र कौन सा था? तो ये नीलगिरी था। ठीक है, नीलगिरी भारत का पहला जो है बायोस्फीयर रिजर्व था। क्या था? बायोस्फीयर रिजर्व था। इसे कब घोषित किया गया? तो इसे 1986 में घोषित किया गया। यह दक्षिण भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये दक्षिण भारत में स्थित है और 3 राज्यों में फैला है। किसमें फैला है? ये 3 राज्यों में फैला है। तमिलनाडु इसका बड़ा भाग है। क्या है? तमिलनाडु इसका बड़ा भाग है और केरल और कर्नाटक भी शामिल हैं। क्या है? केरल और कर्नाटक भी इसमें शामिल हैं। यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ जो है दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं और यूनेस्को ने भी मान्यता दी इसे। क्या है? यूनेस्को ने भी इसे मान्यता दी है और पर्यावरण संरक्षण का ये प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट थे, इससे क्वेश्चन जो है याद रखना बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग को किस संस्था ने बदला? विच इंस्टीट्यूट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? तो योजना आयोग को जो है भारत में नीति आयोग ने बदला। किसने बदला? नीति आयोग ने जो है योजना आयोग को भारत में बदल दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट है। इसके फैक्ट दे लेते हैं कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी और 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया। क्या आ गया इसके स्थान पर? नीति आयोग आ गया। ठीक है, नीति आयोग उसकी जगह पर आया। कब आया? 2015 में आया। यह जो है सहकारी समाज पर आधारित। किस पर आधारित है? सहकारी समाज पर आधारित है। नीति निर्माण में लचीलापन आया है। इसमें क्या है? नीति निर्माण में लचीलापन आया और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। किसके? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते। क्या होते हैं? सदस्य होते हैं और विकास में जो है एक नई दिशा मिली इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया? महानदेवी डेल्टा, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या कावेरी डेल्टा? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। नंबर सी करेक्ट है। कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है और यह जो है विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, भारत का तो है ही लेकिन ये विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है और यह भारत और बांग्लादेश में फैला। कहाँ फैला है? भारत और बांग्लादेश में फैला है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बनता है। किससे बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बनता है और यहाँ सुंदरबन क्षेत्र स्थित। क्या स्थित है? सुंदरबन क्षेत्र स्थित है और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन यहाँ पर पाए जाते हैं और मिट्टी अत्यंत उपजाऊ हो। क्या है? मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है। कृषि के लिए अनुकूल क्षेत्र। क्या है? कृषि के लिए अनुकूल क्षेत्र है। बाढ़ की समस्या रहती है। यहाँ पर क्या रहती है? बाढ़ की समस्या रहती है। समुद्री प्रभाव अधिक है। क्या है? समुद्री प्रभाव अधिक है और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण। क्या है? पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च छोड़ा किया गया? ठीक है, भारत का पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट है वो किस वर्ष छोड़ा गया? इन विच ईयर वाज इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च्ड? 1972, 1975, 1980 या 1984? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? तो भारत का पहला जो है आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया। कब छोड़ा गया? 1975 में। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। कौन सा उपग्रह था? भारत का पहला उपग्रह था यह। इसे 1975 में छोड़ा गया। कब छोड़ा गया? 1975 में छोड़ा गया और इसका नाम जो है महान गणितज्ञ पर रखा गया। किस पर रखा गया? महान गणितज्ञ पर रखा गया और इसे सोवियत संघ ने प्रक्षेपित किया। क्या गया? सोवियत संघ ने जो है प्रक्षेपित किया है और वैज्ञानिक प्रयोग इसके उद्देश्य थे। क्या थे? वैज्ञानिक प्रयोग जो है इनके उद्देश्य थे और अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत हुई यहीं से। कहाँ शुरुआत हुई? यहीं से जो है अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत हुई। इसरो को पहचान मिली। क्या मिली? इसरो को इससे पहचान मिली और भारत जो है आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा। कहाँ बढ़ा?
आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा और तकनीकी क्षमता विकसित हुई। क्या हुई? तकनीकी क्षमता इससे विकसित हुई और अंतरिक्ष युग की नींव पड़ी। क्या पड़ी? अंतरिक्ष युग की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नाउन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नाउन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सी सुब्रमण्यम या नॉर्मन बोरलाग? तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति जो है कृषि से जुड़ी, किससे जुड़ी है? कृषि से जुड़ी है। एम एस स्वामीनाथन जो थे क्या थे? वैज्ञानिक थे और उन्होंने उन्नत बीजों पर काम किया। किस पर काम किया? उन्नत बीजों पर काम किया। गेहूँ और चावल का उत्पादन बढ़ा और भारतीय खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ। क्या हुआ? भारत जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ। किसानों की आय जो इससे बढ़ गई। सिंचाई और उर्वरक का प्रयोग बढ़ा और 1960 के दशक में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसकी थोड़ा दो फैक्ट और हैं कि खाद्यान्न संकट से क्या हो गया था? दूर हो गया था। कृषि इतिहास में सबसे बड़ा योगदान था। ठीक है, अभी बता ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? हु इज द कॉल्ड द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? तो भारतीय संविधान का जो है संरक्षक होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय होता है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायपालिका का शीर्ष है। क्या है? न्यायपालिका का शीर्ष कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। और यह संविधान की व्यापक व्यवस्था करता है। क्या करता है? व्यापक व्याख्या करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। कानूनों की वैधता जांचता है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार रखता है और संविधान के उल्लंघन को रोकता है। किसको रोकता है? संविधान के उल्लंघन को रोकता है। नागरिकों को न्याय देता है। क्या देता है? नागरिकों को न्याय देता है। लोकतंत्र को मजबूत करता है। क्या करता है? लोकतंत्र को मजबूत करता है। और स्वतंत्र संस्था है। क्या है? स्वतंत्र संस्था है और इसलिए इसे संरक्षक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ द इंडिया? ये छोटा क्वेश्चन लेकिन ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन जो सारे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो भारत का राष्ट्र पशु क्या? बाघ है। क्या है? बाघ है। बाघ भारत का राष्ट्र पशु है। यह शक्ति और साहस का प्रतीक है। भारत में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। यहाँ शीर्ष शिकारी हैं। वन पारिस्थितिकी संतुलन रखता है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1973 में। संरक्षण के प्रयास किए गए। क्या किए गए? संरक्षण के प्रयास किए गए। राष्ट्रीय उद्यानों में पाया जाता है ये और जैव विविधता का प्रतीक। क्या है? जैव विविधता का यह प्रतीक है और भारत की पहचान से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? भारत की पहचान से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? विच स्टेट प्रोड्यूस द मैक्सिमम टी इन इंडिया? पश्चिम बंगाल, असम या फिर केरला और तमिलनाडु? तो उसका सही जवाब असम में। भारत में जो है सबसे अधिक चाय कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है। असम जो है भारत का प्रमुख चाय उत्पादक है और यहाँ अनुकूल जलवायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अनुकूल जलवायु पाई जाती है। ब्रह्मपुत्री घाटी प्रसिद्ध है। क्या है? ब्रह्मपुत्री घाटी प्रसिद्ध है और काली चाय का उत्पादन अधिक होता है। क्या होता है? काली चाय का उत्पादन अधिक होता है। ब्रिटिश काल से चाय की बागान है और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है और रोजगार का बड़ा स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है। चाय उद्योग विकसित हैं और अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोथल किस सभ्यता से संबंधित है? लोथल बिलोंग टू विच सिविलाइजेशन? तो लोथल वैदिक, सिंधु या मौर्य गुप्त? तो लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इससे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और यह जो लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। किसका स्थल है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। यह गुजरात राज्य में स्थित, कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। यह एक प्राचीन बंदरगाह था, नगर था। क्या था? प्राचीन बंदरगाह नगर था। यहाँ डाक यार्ड के अवशेष मिले। क्या मिले? डाक यार्ड के अवशेष मिले। समुद्री व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? समुद्री व्यापार के प्रमाण मिलते हैं और मनका निर्माण का केंद्र था। क्या था? मनका निर्माण का केंद्र था। उन्नत उन्नत जल निकासी प्रणाली थी
व्यापार और वाणिज्य विकसित था और नगर योजना वैज्ञानिक थे। क्या थे? नगर योजना वैज्ञानिक थे और सभ्यता की समृद्धि को ये दर्शाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? वेयर डज द गोदावरी रिवर ओरिजिनेट? ऑप्शन है अमरकंटक, नासिक, महाबलेश्वर या नागपुर। तो गोदावरी नदी का उद्गम जो है वो नासिक से, कहाँ से? नासिक से है। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसका उद्गम नासिक से होता है। किससे होता है? नासिक से होता है और नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ जो है त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और तेलंगाना से होकर बहती है। कहाँ से बहती है? तेलंगाना से होकर बहती है। आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? तेलंगाना से होकर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। सिंचाई का ये बड़ा स्रोत है। धार्मिक दृष्टि से पवित्र मानी जाती है। क्या मानी जाती है? धार्मिक दृष्टि से पवित्र मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है असम में ब्रह्मपुत्र की बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द मेन केस ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्लोट्स इन असम? असम में ब्रह्मपुत्र की बाढ़ का कारण क्या है? सूखा, भारी वर्षा और गाद, कम चौड़ाई या बांधों की कमी। तो असम में ब्रह्मपुत्र की बाढ़ का मुख्य कारण जो है भारी वर्षा और गाद। ठीक है। ब्रह्मपुत्र असम की प्रमुख नदी है। यह तिब्बत से निकलती है। मानसून में भारी वर्षा होती है और नदी बहुत अधिक गाद लाती है। नदी का पाट चौड़ा हो जाता है। जल स्तर तेजी से बढ़ता है। तटबंध टूटने की समस्या होती है। कृषि भूमि प्रभावित होती है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हर वर्ष बाढ़ आती है। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आप लोग कमेंट जरूर करना कि इस इंस्पेक्टेड क्लास से आपको कितने क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको हर एग्जाम में मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। 3 क्वेश्चन मान लीजिए देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप लोग इस क्लास को जो है लाइक कर देना। ठीक है। एग्जाम देने के बाद आप लोग कमेंट करना जरूर कि कितने आपके क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में सीधे फंसे हैं इस क्लास से। ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। इससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है। ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। तो मिलते हैं नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।